हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो रिमेनिंग प्रिंसिपल्स थे उनको पूरा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं स्टार्टिंग के 7 प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपको प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा चुका हूँ। हम आज उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। उनमें जो 8th प्रिंसिपल होता है उस प्रिंसिपल को फेयल ने नाम दिया है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत और जनरल का मतलब यहाँ पर दिया गया है पूरे ऑर्गेनाइजेशन से। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन एम्प्लॉयज़ का जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, कुछ ना कुछ इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और किसी ऑर्गेनाइजेशन का खुद का भी कुछ इंटरेस्ट रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंडिविजुअल पर्सन मुझ जैसा ही अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो मेरा मोटिव क्या रहेगा कि मैं किसी टाइप से पैसा अर्न करूं, तो मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो गया। या मेरा इसके अलावा कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट होगा कि मैं कोई प्रमोशन करूं, या फिर फ्यूचर के अंदर मेरे कुछ आगे के प्लान्स होंगे। इसी टाइप से जनरल इंटरेस्ट, कंपनी का इंटरेस्ट हमेशा क्या रहता है कि कंपनी जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे। अगर कभी इंडिविजुअल इंटरेस्ट और कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट एक लाइन में होते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एम्प्लॉयज़ भी अपनी तरफ से फुल कैपेसिटी से, फुल मैक्सिमम कैपेसिटी से आउटपुट देंगे। लेकिन कभी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनके इंटरेस्ट जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर मैनेजर की ड्यूटी बनती है कि इंडिविजुअल पर्सन के साथ बात करें, एम्प्लॉय के साथ बात करें और उसे ये मोटिवेट करे कि वो अपनी तरफ से मैक्सिमम आउटपुट दे कंपनी के प्रति। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है तो फिर इंडिविजुअल पर्सन को अपना जो बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है, वो कंपनी के फ़ायदे के सामने उसे छोड़ना पड़ता है, रिलीव करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको इसी से रिलेटेड बताता हूँ, किसी कंपनी से रिलेटेड नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आप सब इंडियन पुलिस फोर्सेस से तो भली भांति परिचित होंगे। इंडियन पुलिस फोर्सेस क्या होती हैं कि कभी भी कोई जितने पर्सन होते हैं, कांस्टेबल्स होते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर्स होते हैं, ये भी इस पैंडेमिक के टाइम पे भी हमारी सेफ्टी के लिए सड़क के ऊपर जगह जगह टैंक्स के अंदर पब्लिक को सड़क पे आने से रोक रहे हैं। इनका खुद का इंटरेस्ट भी तो हो सकता है, ये भी तो यही चाहते हैं कि फैमिली के साथ घर पे रहें, लेकिन अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपनी जॉब के प्रति इन्होंने क्या किया, खुद का इंटरेस्ट छोड़ दिया, खुद के इंटरेस्ट को इन्होंने रिलीव कर दिया। तो कई ऑर्गेनाइजेशन से, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमेशा यही होता है कि जो इंडिविजुअल पर्सन होता है इसे खुद का इंटरेस्ट, कंपनी के इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के सामने खुद के इंटरेस्ट को रिलीव कर देना चाहिए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, कैपेबल रहे। 9th जो प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने दिया था, उस प्रिंसिपल का नाम था प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहाँ पर कमांड से नहीं है। ऑर्डर का मतलब होता है सामान के अरेंजमेंट से रिलेटेड। अपन घर के अंदर अगर कभी कोई सामान इधर उधर रख देते हैं और प्रॉपरली अपने को टाइम पर नहीं मिलता तो अपने को बहुत गुस्सा आता है, झुंझलाहट सी आती है। ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी रहता है। हेनरी फ्योल का कहना था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी अपार्चर्स होता है, सामान होता है, या जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, इन सब के बैठने की जगह फिक्स होनी चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी सामान होते हैं इनको रखने की एक जगह स्पेसिफिक होनी चाहिए। अगर सामान हम इधर उधर रख देंगे तो उसको सामान को ज़रूरत के वक्त ढूंढने में हमारा टाइम का वेस्टेज होगा। तो ऐसे वेस्टेज को रोकने के लिए, उस टाइम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए इन्होंने प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, all the items in an organization must be kept in a proper manner and at a proper place, and all the employees have a fixed place of sitting and working। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का ही, अपन स्कूल का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि स्कूल के अंदर अगर अपने को कोई भी स्टेशनरी से रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए होगा, मार्कर चाहिए, छोटी क्लासेस के अंदर चौक चाहिए, तो इसके लिए हम डायरेक्टली कहाँ कांटेक्ट करते हैं? या तो रिसेप्शन काउंटर पे कांटेक्ट करेंगे, वहीं पे तो सारा का सारा अपने को मार्कर, पेन्स मिलेंगे।
या फिर अगर आपको स्टेशनरी से रिलेटेड कॉपीज़ चाहिए, बुक्स चाहिए, तो आप क्या आशीष जी से या जो भी कंसल्टिंग अदर अथॉरिटीज़ हैं इनसे बात करेंगे, उनके पास में वो सारा सामान ईजीली मिल जाएगा। प्रिंसिपल सर के पास तो नहीं मिलेगा, डायरेक्टर सर के पास में भी नहीं मिलेगा। तो हर सामान का जो जगह होती है वो फिक्स रहती है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के अंदर। बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उन कंपनीज़ के अंदर क्यूबिकल्स बने रहते हैं जहाँ पे स्टाफ जो होता है वो बैठ के काम करता है। तो हर स्टाफ की एक जगह फिक्स रहती है, वो वहाँ पे फैमिलियर उस जगह से और अपना आउटपुट उसी जगह बैठ के ज़्यादा दे सकता है, वो अपना आउटपुट उसी जगह बैठ के ज़्यादा दे सकता है। तो उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ की जो जगह होती है वो जगह कैसी रहती है, फिक्स रहती है, और उस जगह को बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। अगर उस जगह को आप बार बार रोटेशन करते रहोगे तो उसकी वजह से उनकी वर्किंग के ऊपर साइड इफ़ेक्ट, गलत इफेक्ट पड़ेगा और नुकसान ऑर्गेनाइजेशन को उठाना पड़ेगा। 10th जो प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने दिया था, उस प्रिंसिपल का नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग एनवायरनमेंट होता है या ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करते हैं उन सबको एक नज़र से देखना चाहिए, किसी प्रकार का उनके अंदर हैरेसमेंट या भेदभाव नहीं करना चाहिए। इक्विटी का मतलब यहाँ पे सैलरी से रिलेटेड नहीं है, उनकी वेजेस से रिलेटेड नहीं है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पियोन भी होता है, सुपरवाइज़र भी होता है, लेकिन इनकी सैलरी तो अलग अलग होती है। तो यहाँ पर इक्विटी का मतलब सैलरी से नहीं है, उनकी वेजेस से, रेमुनरेशन से नहीं है। लेकिन उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना रेस्पेक्ट सुपरवाइज़र को दिया जाता है उतना ही रेस्पेक्ट लोअर अथॉरिटी, सबऑर्डिनेट्स, पियोन को भी दिया जाना चाहिए, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन होगा प्रॉपर तरीके से काम कर सकता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो नहीं किया जाता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें इनसिक्योरिटी आ जाती है, उनका काम करने का मन नहीं रहता। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का जो रूल होता है, थंब रूल होता है, इसे फॉलो करना चाहिए। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबऑर्डिनेट स्टाफ है, लोअर लेवल पर्सन्स हैं, इनसे अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर वर्किंग प्रोवाइड करवानी है। 11th जो प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने दिया था, उस प्रिंसिपल का नाम होता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। ये पर्सनल नहीं है, ये पर्सोनल है। टेन्योर का मतलब होता है टाइम और पर्सोनल का मतलब होता है लेबर फोर्स या एम्प्लॉइज़। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एम्प्लॉइज़ होते हैं, लेबर फोर्स होती है, इनका जो स्टेबिलिटी होती है, टाइम होता है, ये हमेशा फिक्स रहना चाहिए। लोगों को हमेशा ये मानना चाहिए एम्प्लॉइज़ को कि उनकी जॉब सिक्योर है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एम्प्लॉइज़ के मन में ये धारणा आ जाएगी कि उनकी जॉब सिक्योर नहीं है तो वो अपनी तरफ से मैक्सिमम कैपेसिटी से काम नहीं कर पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉइज़ होते हैं इनके अंदर टॉप अथॉरिटीज़ को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनके अंदर हीन भावना ना आए जॉब को लेके। करंट जो टाइम चल रहा है कोविड पैंडेमिक की वजह से, तो कई एम्प्लॉइज़ होते हैं, कई कंपनीज़ के जो एम्प्लॉइज़ हैं उन एम्प्लॉइज़ के मन में धारणा आ गई है कि पता नहीं कंपनी हमें ऑर्गेनाइजेशन में रखेगी या नहीं रखेगी। तो ऐसी जो धारणा होती है ये एम्प्लॉइज़ के मन में कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी नहीं आने देनी चाहिए। दूसरी चीज़ स्टेबिलिटी के अंदर इंक्लूड किया जाता है रोटेशन। जो भी एम्प्लॉइज़ होते हैं इनका टाइम टू टाइम रोटेशन तो होना चाहिए, लेकिन रोटेशन इनका जॉब स्विचिंग से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पर्सन अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करता है तो वो प्रोफिशिएंट है, उसको एक्सपर्टीज़ है उसके अंदर, लेकिन अगर आप उसका रोटेशन करके किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कर देते हो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अलावा, तो वहाँ पर वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। तो रोटेशन तो होना चाहिए, लेकिन रोटेशन विद इन द डिपार्टमेंट होना चाहिए। इन अदर डिपार्टमेंट रोटेशन कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर अदर डिपार्टमेंट में रोटेशन हो जाएगा तो जो भी एम्प्लॉय होगा वो एम्प्लॉय प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो मेरे साथ ही घटित हुआ। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं जिस प्रोसेस को हैंडल करता था, थोड़े टाइम बाद जब मेरे को उसमें एक्सपर्टीज़ आ गई तो मेरे को शिफ्ट कर दिया गया दूसरे प्रोसेस में। मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं था, इसकी वजह से क्या हुआ, मेरे अंदर इनसिक्योरिटी आ गई। मेरे हायर अथॉरिटीज़ थे, वो मेरे पे क्वेश्चन खड़े करने लगे कि आप कैपेबल नहीं हो काम करने के लिए। तो उस वक्त मेरे अंदर क्या आ गई थी, इनएफिशिएंसी आ गई थी मेरे वर्किंग के अंदर।
तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, लेबर फोर्स होती है, इनके मन के अंदर कभी भी ऐसा नहीं आना चाहिए कि उनका जॉब जो है वो इनसिक्योर है। इनसिक्योरिटी का धारणा उनके मन में कभी भी नहीं आनी चाहिए। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ के मन में ऐसी धारणा आती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ है अपनी तरफ से मैक्सिमम आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। 12th जो प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने दिया था, उस प्रिंसिपल का नाम होता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव एक टर्म, इंग्लिश टर्म है। इनिशिएटिव का मतलब होता है किसी से आग्रह करना या किसी से कोई बात पूछताछ करना या किसी से उनके मन के विचार लेना। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कभी भी कोई प्लान डेवलप किया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटी होती है कि वो अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे उस प्लान से रिलेटेड पहले डिस्कशन करें। अगर वो डिस्कशन प्लान से रिलेटेड नहीं करेगा तो एम्प्लॉयज़ हमेशा उससे कटे कटे रहेंगे। एम्प्लॉयज़ के मन में ये आ जाएगा कि ये हमसे कोई फीडबैक लेते नहीं है और हम इस प्लान के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम कैसे करें। इनिशिएटिव के अंदर ये चीज़ भी आती है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, कई एम्प्लॉयज़ के पास में ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं, ऐसे आइडियाज़ होते हैं जिन आइडियाज़ को यूज़ में लेके प्लान को जल्दी ही एग्जीक्यूट किया जा सकता है और विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो हमारा गोल होता है उसे अचीव किया जा सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मैनेजर्स होते हैं, प्लानिंग पर्सन्स होते हैं, प्लानिंग अथॉरिटीज़ होती हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एम्प्लॉयज़ के साथ में हमेशा वो टाई अप करके चले। कोई भी अगर नया प्लान सेटअप किया जा रहा है तो उसके लिए पहले ही उनसे पूछा जाए, उनके एडवाइस ली जाए, जिससे कि उन्हें भी हमेशा कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में भरोसा रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन कोई भी अगर डिसीजन लेता है तो उनसे हमेशा बात करता है, उनसे एडवाइस लेता है, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी तरफ से फुली मैक्सिमम कैपेसिटी से काम करके सपोर्ट कर सकें। 13th जो प्रिंसिपल दिया गया है उस प्रिंसिपल का नाम होता है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कभी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन होती है तो वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफ़र होनी चाहिए। अगर वो स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफ़र नहीं होगी तो इसका खामियाजा ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन में मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, ई जो पर्सन है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और उससे अपनी इंफॉर्मेशन ओ तक पहुँचानी है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे पहुँचाएगा? ई सबसे पहले डी को इन्फॉर्मेशन देगा, डी सी को देगा, सी उसके बाद बी को प्रोवाइड कराएगा, बी से इंफॉर्मेशन ए के पास जाएगी, ए से एल के पास, देन एम के पास, देन एन के पास, एंड लास्टली किसके पास आएगी? ओ के पास आएगी। तो इस पूरे सीक्वेंस को हमेशा स्केलर चेन का नाम दिया जाता है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन हुई है वो स्टेप बाय स्टेप हो, कोई भी स्टेप स्किप नहीं होना चाहिए। इन केस अगर कभी ई ने डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन सी को पास ऑन कर दी और उस इंफॉर्मेशन या उस वर्किंग के अंदर डी का भी कोई रोल हुआ तो डी तो अपनी तरफ से उस रोल को पूरा कर ही नहीं पाएगा, डी को तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा ई और डी के बीच में और सी और डी के बीच में। तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो वो स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। अब यहाँ पे स्केलर चेन के अंदर एक वर्ड आता है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में कई बार कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो अर्जेंट नेचर की होती हैं, इमरजेंसी नेचर की होती हैं। तो उन कंडीशंस के अंदर अगर ये अपनी इन्फॉर्मेशन ओ तक पहुंचाना चाहता है और स्टेप बाय स्टेप पहुंचाएगा तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अर्जेंट इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए वो क्या कर सकता है? डायरेक्ट ही ओ से कांटेक्ट कर सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली। अदरवाइज बाकी जितने भी नेचर रहेंगे उन नेचर के अंदर रूटीन के अंदर ई को स्केलर चेन को ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर स्केलर चेन फॉलो नहीं होती है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़े बड़े लॉसेस होंगे। तो गैंग प्लैंक का मतलब होता है कि पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एट इमरजेंसी और अर्जेंट बेसिस एट सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज गैंग प्लैंक।
गैंग प्लैंक जो देखते हैं ये 12th के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th के अंदर अगर ये सिर्फ इसी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लिया जाता है तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा आ सकता है। इसके बाद में अब लास्ट जो प्रिंसिपल दिया गया था उस प्रिंसिपल का नाम था एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स एक स्पेनिश वर्ड है। इसका जो मतलब होता है वो होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ इन यूनिटी। एस्पिरिट डी कॉर्प्स हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब तक एम्प्लॉयज़ मिलजुल के पीस और हार्मनी के साथ काम नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से 100% आउटपुट नहीं दे सकता। और ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उन एम्प्लॉयज़ को हमेशा एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करना चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं इसमें। सपोज करिए एक मैनेजर है, उन मैनेजर ने 100 यूनिट्स तैयार करने के लिए एक ग्रुप है जिस ग्रुप में 10 मेंबर्स हैं, उस ग्रुप को ऑर्डर दिया कि आपको 100 यूनिट्स तैयार करनी है। अब 100 यूनिट्स तैयार करनी है एक ग्रुप के अंदर जिसमें 10 मेंबर हैं, तो हर मेंबर को कितनी यूनिट्स तैयार करनी पड़ेंगी? 10। लेकिन हर मेंबर अपनी अपनी ड्यूटी सही तरीके से परफॉर्म करता है, लेकिन 2 मेंबर्स जो होते हैं वो बीमार हो जाते हैं और अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाते, प्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो ऐसा थोड़ी है कि कंपनी से ऑर्गेनाइजेशन या जो यूनिट है वो सिर्फ 80 यूनिट से तैयार करेगी। ऑर्गेनाइजेशन को तो क्या, यूनिट को तो क्या 100 यूनिट्स तैयार करनी ही करनी है। तो बाकी बचे हुए जो मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, दोनों मेंबर्स का जो काम होगा उससे डिवाइड कर लेंगे और उस काम को भी अपने बेसिस पे परफॉर्म कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? यूनिटी इज स्ट्रेंथ है। ऐसा ही आप एग्जाम्पल बचपन में कहानियाँ सुनते आए होंगे चिड़िया का, कि चिड़िया और कबूतर होते हैं जाल में फंस जाते हैं, एक से नहीं उड़ता, सब के सब उसको उड़ा के दूसरी जगह ले जाते हैं जहाँ पे चूहा उस जाल को कुतर देता है। तो वह भी क्या होता है? स्ट्रेंथ ही होती है यूनिटी के अंदर। तो सेम चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है कि अगर कभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ जो हैं अपनी तरफ से कोई एम्प्लॉई टास्क को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो दूसरे एम्प्लॉय या दूसरे सबॉर्डिनेट्स की ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो दूसरे मेंबर्स को सपोर्ट करें और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर अचीव करें। तो ये 14 प्रिंसिपल्स हैं जिसके बारे में अपन ने पढ़ा। तो अब मैं आपको ये जो 7 प्रिंसिपल्स आज अपन ने पढ़े हैं इनके बारे में एक दोबारा से ब्रीफिंग दे देता हूँ कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। जो 8th प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने दिया था उस प्रिंसिपल का नाम था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं, उनके खुद के भी कुछ इंटरेस्ट होते हैं, फ़ायदे होते हैं, देखते हैं वो, और कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा भी देखते हैं। लेकिन अगर बात आती है ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे और पर्सनल फ़ायदे में से किसका फ़ायदा बड़ा है, तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को ऊपर रखा जाएगा खुद के बेनिफिट से। तो खुद का बेनिफिट अगर ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट से बड़ा भी है तो अपने को खुद के बेनिफिट को ड्रॉप करना पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम करना पड़ेगा। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर से मतलब है कमांड नहीं, ऑर्डर का मतलब होता है जो सामान है वो प्रॉपर तरीके से अरेंज रहना चाहिए। अगर सामान अरेंज रहेगा तो उसे ढूंढने में हमें टाइम नहीं लगेगा, और टाइम नहीं लगेगा तो टाइम का वेस्टेज बच जाएगा, और उस टाइम को हम बचे हुए टाइम को प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है सबको बराबर का हक देना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए भेदभाव कि कोई सुपीरियर अथॉरिटी है वो छोटी अथॉरिटी के साथ, लोअर पर्सन्स के साथ में भेदभाव करती है। ऑर्गेनाइजेशन की नज़र में सब पर्सन्स एक है। इक्विटी का मतलब यहाँ पे सैलरी से नहीं है। अगर सैलरी होती है तो सुपरवाइज़र, पियोन, सीईओ इन सब की सैलरी अलग होती है, लेकिन कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, डेकोरम होते हैं, उनको हमेशा फॉलो करना चाहिए। और हर ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी पर्सन्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अंदर, आंखों के अंदर बराबर रहने चाहिए। 11 जो प्रिंसिपल है वो है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब ऑफ पर्सनल, कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एम्प्लॉयज़ हमेशा स्टेबल रहने चाहिए, इनको बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। इनके जो ट्रांसफ़र्स होते हैं, रोटेशन होते हैं, वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन
एंड विद इन सेम डिपार्टमेंट इन विच दे आर वर्किंग उसी में होने चाहिए। जैसे मैंने आपको अकाउंट्स का एग्जांपल बताया, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टाइम से पहले ही ट्रांसफर्स होने चालू हो जाएंगे तो इसकी वजह से जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे, पर्सनल होंगे, इनके अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ जाएगी, जिससे कि वो हमेशा माइंड के अंदर इनसिक्योरनेस लेके काम करेंगे, तो अपनी तरफ से मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम कैपेसिटी से काम वो नहीं कर पाएंगे। फिर 12th जो प्रिंसिपल दिया गया उस प्रिंसिपल का नाम था इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर मैनेजर्स किसी भी टाइप का अगर कोई स्टेप लेते हैं तो उस स्टेप को लेने से पहले अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में उस चीज़ को डिस्कस कर लें। डिस्कस करने से एम्प्लॉयज़ के बीच अंदर ये भावना आती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी भी अहमियत है और ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई भी डिसीज़न लेता है तो हमसे पूछ के लेता है और वो खुशी खुशी फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए अपनी तरफ से काम करेंगे। फिर बताया मैंने प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होगी वो स्टेप बाय स्टेप होगी। अगर एक स्टेप स्किप हो गया तो उसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन आएगा और नुकसान ऑर्गेनाइजेशन को उठाना पड़ेगा। इन केस अगर कोई इमरजेंसी होती है तो 2 पर्सन सेम लेवल के इंफॉर्मेशन को अर्जेंट बेसिस पे अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो उस सिचुएशन को कहा जाता है गैंग प्लैंक। और लास्ट में आता है एस्प्रिट डी कॉर्प्स। एस्प्रिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ इन यूनिटी। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर लोग एक साथ काम कर रहे हैं और कुछ लोगों को काम को परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मेंबर्स या सबॉर्डिनेट मेंबर्स की ड्यूटी बनती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को हेल्प करें जिनको प्रॉब्लम आ रही है, और जिन लोगों को टास्क परफॉर्म करने के अंदर प्रॉब्लम आ रही है उनको नई गाइडलाइंस जारी करवा के उनसे प्रॉपर तरीके से काम करवाएं। तो ये जो 14 प्रिंसिपल्स थे मैनेजमेंट के हेनरी फ्योल की तरफ से दिए गए थे। अब हमारी जब नेक्स्ट क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो FW टेलर जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ओरिजिनेटर हैं उन्होंने दिए थे। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई भी टास्क किया जाता है तो वो साइंस के बेस्ड पे टास्क परफॉर्म होना चाहिए, नॉट ऑन बेसिस ऑफ थंब रूल। ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि जो टॉप अथॉरिटीज़ ने बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गई, उससे परफॉर्म करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, लेकिन उसके कॉज और इफ़ेक्ट कभी भी नहीं देखे जाते। तो FW टेलर का कहना था कि कॉज और इफ़ेक्ट हमेशा देखने चाहिए और हमेशा ये देखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट किससे हो रहा है। कई बार टास्क या ऑर्डर्स जो ऊपर से दिए जाते हैं उनकी तरफ से ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट नहीं होता, और सबॉर्डिनेट लेवल्स अगर अपने तरीके से, अपने विवेक से काम लेते हैं और साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके अगर बिजनेस को, एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा मिलता है। तो उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे, वो 4 प्रिंसिपल्स मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ में शेयर करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you and have a nice day.